वर्ण किसे कहता है? तो ऐसा वर्ण जो हमेशा स्वर पर आश्रित रहता है, बिना स्वर की सहायता से आप बोल ही नहीं सकते उसको व्यंजन कहा जाता है। जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इतना बोल दिया ना काफी, आपका व्यंजन पूरा आ गया इतना परिभाषा के अंदर में। जैसे स्वर का बताई थी उतना बोल दिया, मतलब पूरा स्वर आ गया उतने के अंदर में। व्यंजन की मूल संख्या 33 होती है भाई। व्यंजन की मूल संख्या कितनी होती है? 33। लेकिन कुल कितनी होती है? 39। व्यंजन की मूल संख्या कितनी होती है? तो मूल पूछे तो मूल 33 होता है, और कुल पूछे तो कुल 39 होता है। एक चीज याद रखना, मूल हमेशा कुल से कम होगा, ठीक है? मूल मतलब शुरुआत से, व्युत्पत्ति के समय से बोलना चाहिए, उसको मूल कहते हैं। मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जब हमारा संविधान बना तब कितने आर्टिकल्स थे, तो इतने आर्टिकल्स हैं। अभी कितने आर्टिकल हैं, तो इतने आर्टिकल है। मतलब बाद में वो जुड़ जाता है। तो मूल मतलब जिस टाइम पर बना था उस टाइम को मूल कहते हैं। तो मूल रूप से व्यंजन 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। और उसी को बोले कुल कितने होते हैं, टोटल व्यंजन कितना होता है? तो टोटल व्यंजन 39 होता है। कितना होता है? 39 होता है। वर्ण की बात की गई है यहाँ पे, व्यंजन ही बताया जा रहा है इसके अंतर्गत। मूल कितना होता है? व्यंजन मूल रूप से 33 और टोटल 39। ये कैसे हो गया बताएंगे आगे, ठीक है? 33 39। अब देखो कुल संख्या है आपका 39। वर्ण की बात कर लेते हैं। क ख ग घ अंगा, ये पहला वर्ण होता है भाई। क्या होता है? पहला वर्ण। देखो ये जो लाइन होती है ना आपका क ख ग घ अंगा वाला, इसका कैप्टन कौन होता है पता है? इसका कैप्टन होता है क। इसी वजह से इस लाइन को हम क वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? क वर्ग। क्यों पता है? क्योंकि उस लाइन का एक कैप्टन बनाया गया है क को, तो इसीलिए इस लाइन को हम क वर्ग कहते हैं। उसके नीचे वाला जो लाइन पढ़ेंगे उसको हम च वर्ग कहेंगे, क्योंकि च छ ज झ ञ, इस लाइन का कैप्टन च को बनाया गया है। आया समझ में? अब देखो क ख ग घ अंगा, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है कंठ। कंठ स्वर्ण कहा जाता है, या फिर इसको कंठ व्यंजन बोल सकते हो, या फिर कंठ वर्ण बोल सकते हो। ऐसा क्यों कहते हैं मैडम? इस लाइन को कंठ क्यों कहा जाता है? क्योंकि बोल के देखो क ख ग घ अंगा, मुंह से आवाज कहां से निकला? कंठ से निकला। यहां पर से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? चलो जीभ को यूज मत करो, दांत को भी यूज मत करो, बिल्कुल बंद करके मुंह को बोलो क। कुछ यूज हो रहा है क्या? जीभ या दांत वात? अंदर से आवाज आ रही है, कंठ से आवाज आ रही है। तो क्योंकि क वर्ग को बोलने में हम कंठ का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसे कंठ तालिका कहा जाता है। क वर्ग को कंठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंठ तालिका कहा जाता है। समझ आया? एक ट्रिक भी है करके आप बता रहे हैं या पूछ रहे हैं कि मैडम एक ट्रिक भी याद करवा दीजिए? ऐसा मुझे समझ नहीं, आप बोलना चाह क्या रहे हैं? मतलब ट्रिक है बोलकर आप बता रहे हो कुछ, या मैं बताऊं ये चाह रहे हैं? अगर मुझसे चाह रहे हैं तो ट्रिक के रूप में तो आप यही यूज कर सकते हो ना कि क वर्ग को बोलने के लिए हम कंठ का प्रयोग करते हैं। इससे भी ट्रिक चाहिए तो क से क वर्ग और क से कंठ हो गया, ठीक है? इससे ज्यादा क्या ट्रिक लोगे? ठीक है, क से कंठ और क से क वर्ग, तो क वर्ग को कंठ बोलते हैं हम, और उसको फिर बोल के देख लेना कि बोलने के लिए क अंदर से आवाज आ रही बिल्कुल कंठ से। दूसरा होता है आपका च छ ज झ, या पूरा याद हो जाएगा। जितना वर्ण अभी बताऊंगी ना सब याद हो जाएगा, बस कुछ टाइम दीजिए, आप आराम से आप याद हो जाएगा आपको। अभी शुरुआत है ना, थोड़ा सा। च छ ज झ ञ, ये तालु से यूज होता है। तालु मतलब ये जीभ के नीचे वाला पार्ट। आप बिना जीभ हिलाए इसको नहीं बोल सकते, ट्राई करो। बिना जीभ का प्रयोग किए च बोलकर दिखाओ मुझे। जीभ बिल्कुल यूज नहीं होना चाहिए, जैसे क में जीभ यूज नहीं होता ना। चलो ट्राई करो, प्रैक्टिकल करो बिल्कुल। च छ ज, जीभ तो यूज नहीं हो रहा है ना किसी का? नहीं हो रहा है ना? झ इया, जीभ नहीं यूज हुआ ना? हुआ क्या? अरे कैसे हो गया? बिना जीभ हिलाए आप बोल ही नहीं सकते, इसी वजह से इसको तालु कहा जाता है। अब तुमको ये भी समझना है, इसमें भी ट्रिक बनाना है तो एक तरीके से याद कर लो, तालु को ही जीभ कहा जाता है। याद करने के लिए तालु को ही क्या कहते हैं? जीभ कहते हैं। मतलब इस वर्ड को बोलने के लिए आपको जीभ का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल करके देखो यार मेरे साथ, जितने लोग देख रहे हैं, चाहे लाइव देख रहे हैं या ऑफलाइन, प्रैक्टिकल करना है मेरे साथ। रटना नहीं है ना हमको, क्योंकि कितना रटोगे? संविधान रटोगे, छत्तीसगढ़ का इतिहास रखोगे, भारत का इतिहास रटोगे, भूगोल रटोगे, फिर हिंदी को भी रटोगे, तब तो फिर दिक्कत। और रटने वाले तो गणित को भी रटते हैं, कुछ महान लोग रट करके जाते हैं पेपर दिलाने के लिए। ठीक है, इतना रटोगे तो इतना समय का है अपने पास। ठीक, तो तालु को अपन रिलेट कर दिया सीधा जीभ से। तुम बोल के देखना, जैसे पूछ दिया मान लो च किस प्रकार का वर्ण है, आपको नहीं पता है किस प्रकार का वर्ण, तुरंत बोलो च, जीभ यूज हो रहा है, मैडम ने बताया था जीभ यूज हो मतलब वो तालु है, तालु वर्ण है, खत्म। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है आपका ट ठ ड ढ ड़। ट ठ ड ढ ड़, इसको मूर्धा कहते हैं। मूर्धा क्यों कहते हैं? तो इसमें क्योंकि जीभ मुड़ जाती है, आपकी जो जीभ है ना वो योगा करती है इसमें। ठीक है,
उसको मूर्धावस्था कहते हैं। जो जीव आपका, मैं नया अवस्था बताती, ठीक है, जीव जो आपका योगा करती है ना उसको मूर्धावस्था कहते हैं, इसीलिए इस वर्ण को मूर्धा कहते हैं। अब बोल के देखो, जीभ मुड़ना चाहिए तुम्हारा। ट किसका नहीं मुड़ा? ठ जीव योगा किसका नहीं किया? जिसका नहीं किया वो बताना। ड ढ अड़ा किसका किसका जीव नहीं मुड़ा भाई? मुड़ा ना, बस। तो जिसमें आपका जीव योगा करने लगे, योगा में भी कौन सा अवस्था? मूर्धावस्था, तो उसको मूर्धा कहा जाता है। ठीक है, तो जीव जब मुड़ जाए उसको हम मूर्धावस्था कहते हैं। कुछ भी वर्ड, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा? यहाँ से जो वर्ड, जो क्वेश्चन आता है सीधा आपका कोई सा भी एक वर्ण उठा के दे देता है। जैसे कि आपका दे देगा त और थ, ये किस तालिका से संबंधित है? तुरंत बोलो त छोड़ दो, मूर्धा का ही बताती हूँ पहले। जैसे ट दे दिया, ठ दे दिया, ये कौन से अवस्था का है या कौन से वर्ण का है? आपको नहीं पता है कौन सा वर्ण, तुरंत बोलो ट ठ ड। जीभ मुड़ गया, मुड़ गया मतलब मूर्धा बन गया, तो म से मुड़ना और म से मूर्धा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ता था द ध ना। बोलो द, दांत यूज हो रहा है कि नहीं? त दांत से टच होकर जा रहा है। थ दांत जरूर टच हो रहा है। द ध न दांत यूज हो रहा है ना। चलो बिना दांत यूज के बोल के देखो, ट्राई करके देखो। देखो हम लोग ना बहुत जिज्ञासु होते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल तो कर ही लेना चाहिए। तो बिना जीभ को दांत से स्पर्श के ता बोल के दिखाओ। कोशिश करो, कोशिश करो। किसका हो गया हाथ ऊपर करना भाई? बिना दांत को टच किए जो ता बोल लिया वो पहलवान हाथ ऊपर करेगा भाई। ता बोलना है और दांत टच नहीं होना चाहिए। कैसे ममता? कैसन बा? ठीक बा? तो यूज हो गया क्या? बिना दांत में टच किए नहीं हो रहा है ना? कोई ऐसा वीर पुरुष, वीर महिला जिसका जीभ बिना दांत को टच किए हो गया? बस, तो इसके लिए ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। आपको बस यही याद करना है कि जब जीभ मुड़ गया तो मां से मुड़ गया और मां से मूर्धा। ठीक है, जब जीभ योगा करने लगे मतलब मूर्धा, जब जीभ दांत को टच करने लगे मतलब दंत तालिका। कौन सा तालिका? दंत तालिका। और उसमें जो जो वर्ड आएगा त थ द ध न, दांत को टच किया दंत वर्ण में आ जाएगा, वो दांत स्पर्श हो रहा है मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प फ ब भ म। प फ ब भ म ओठ स्पर्श होता है इसमें। चलो बिना स्पर्श के बोल सकते हैं क्या? लो, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं ऐसे मुंह बंद करके बात करने की कोशिश करते हैं। बचपन में बहुत खेलते थे हम लोग, ऐसे मुंह भी बंद कर ले, बिल्कुल आवाज नहीं निकल रहा है, और बिना मुंह को फड़काए हम लोग बोलते थे। जैसे कि मम्मी बोलना है, माँ बोलना है, बिल्कुल मुंह को बंद करके बोलने की कोशिश करते थे। हो जाता था कभी कभी, ठीक है, लेकिन अभी वैसी तुम लोग बिल्कुल मुंह को ऐसे बंद कर लो और पा बोल के दिखाओ। करो करो, कोशिश तो करो। ओठ बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, बंद मतलब बंद। है मेरे पास बच्चे, जीभ का प्रयोग तो होगा ही ना, क्योंकि जीभ ही तो आपका आवाज है। लेकिन यहाँ पर जीभ की कसरत की बात हो रही है। कब आपको जीभ को मोड़ना है, मोड़ दिया मतलब मुर्दा हो गया। कब आपको जीभ को दांत से टच करवाना है, तो जिसमें दांत टच हो गया मतलब वो क्या हो गया आपका? दंत अवस्था हो गया या दंत तालिका हो गया। जिसमें आपका जीभ पलट जाए और नीचे से आवाज आए वो क्या हो गया आपका? तालु हो गया। ठीक है, और जहां जीभ प्रयोग ना हो, कंठ से आवाज आए। एक होता है जिसमें आपका जीभ का प्रयोग नहीं होता, कंठ से क ख। देखो मैं जीभ बिना यूज के बोल दी, ये कंठ होता है। आगे समझ में? चलिए, तो ओठ का जहां प्रयोग हो रहा है वो आपका प फ ब भ म। इस प्रकार से ये ओष्ठावस्था हो जाता है। हाँ चलो ठीक है, देखिए तो ये समझ आ गया आपका प फ ब भ म, ये 5 आपका ओष्ठ तालिका कहलाता है। इस प्रकार से ये जो पांचों वर्ग है, क ख ग घ अंगा च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, क से लेकर के म तक 5 का वर्ग है, मतलब 25 हुआ कि नहीं? ये जो 25 है इनको सम्मिलित रूप से स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन। एग्जाम में आ चुका है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजन की जो संख्या है वो 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। और क से म तक होती है, ये भी याद रखेंगे। क से म तक 25 स्पर्शी व्यंजन, क से म तक 25 होती है। मूल रूप से इनकी संख्या पर 16 होती है। अब देखो स्पर्शी व्यंजन में भी मूल और कुल आ गया। स्पर्शी व्यंजन की कुल संख्या 25 होती है, लेकिन मूल रूप से यह सिर्फ 16 होता है। यह कैसे हो गया? तो इसमें से कुछ हटा देंगे तभी तो 16 बनेगा ना। कैसे, किसको किसको हटाया जा रहा है? तो 16 में आएगा आपका क ख ग, मतलब जो पांचवा है अंगा, इया, अड़ा, न, ये वाला जो पांचवा नासिक जिसको कहते हैं उसको हटा देंगे। तो इसमें आ जाएगा क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ,
ता था द धा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 16 और नीचे से प वाला जो लाइन है उसको पूरा हटा दिया जाता है प वर्ग को। तो मूल रूप से जो स्पर्शी व्यंजन है वो आपका कितना होता है 16 और कुल कितना होता है 25। ये 16 वाला अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, पूछा सिर्फ स्पर्शी व्यंजन कुल पूछा है। तो कुल स्पर्शी व्यंजन 25 होता है, कितना होता है 25। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर मूल रूप से भी पूछ दे ये 16 हो जाता है। 16 कैसे होता है, तो नासिक के वाला जो क्षेत्र है उसको हटा दे। नासिक के मतलब ये जो आपका लास्ट है अंगा, इया, अड़ा, ना और म, इसको सम्मिलित रूप से नासिक के कहते हैं। तो ये पांचवा जो वर्ण है ना सबको हटा देते हैं और ये पांचवा वर्ग को भी हटा देते हैं। फिर बचा 4, तो 4 4 का करके फिर 16। तो स्पर्शी व्यंजन की कुल संख्या होती है 25 और स्पर्शी व्यंजन की मूल संख्या होती है आपकी 16। चलिए आगे देख लेते हैं। प वर्ग नहीं आएगा, पूरा कंप्लीट खत्म, ठीक है। प वर्ग ही खत्म, वो लाइन ही नहीं आएगी आपकी। प फ ब भ म खत्म, इसको मूल रूप से कहा जाता है। आगे देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की मूल संख्या 33 होती है। शुरू में मैंने बताया था क्या कि व्यंजन की मूल संख्या 33 होती है लेकिन कुल संख्या 39 होती है। तो बहुत लोगों के दिमाग यहाँ पर हिल गया था कि आखिर 33 तो ठीक है, ये 39 क्या होता है। तो समझो, हिंदी वर्णमाला में जो मूल 33 होते हैं उसके बारे में पहले बताती हूँ मैं। क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ण, ता था द ध ना। देखो जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं ना बच्चों को, तो ये जो अंगा है ना इसको अंगा नहीं बोलते, इसको इया बोलवाते हैं वो लोग। मेरा बच्चा पढ़ता है ना, मेरे को पता है। तो मैं उसको घर में क्या पढ़ा रही थी, जब हिंदी लिखवा रही थी तो क ख ग घ अंगा बोलो। अंगा बोल ही नहीं रहा है वो। मैं बोलूं बेटा अंगा बोलते हैं। नहीं बोलते हैं मम्मा, मेरी टीचर बताई उसको इया बोलते हैं। एक बार समझाई, 2 बार समझाई, 3 बार समझाई, 5 बार समझाई, उसको समझ ही नहीं आया। मेरा हुआ दिमाग खराब। उसकी क्लास टीचर को फोन की, बोली क्या है मैडम, इसको अंगा बोलते हैं कि इया बोलते हैं। आपने मेरे बेटे को इया बताया है, जबकि हम लोग तो बाप पुरखा इया ही अंगा ही पढ़ते हैं उसको। क्या लॉजिक है। तब उनकी मैडम बताई कि मैडम इसको हम लोग इया पढ़वाते हैं, और इया इस कारण से पढ़वाते हैं क्योंकि जब हम क बोलते हैं कंठ से आवाज आता है, ख बोलते हैं तब भी मतलब उनका बोलने का ये मतलब था कि स्थिति एक होना चाहिए। हमको क बोलने में जैसा अपने मुंह को बनाना पड़ रहा है वैसे इया बोलने में भी बनाना पड़ता है। जैसे देखो क, ख, ग, घ, इया, लेकिन उसी को अंगा जस्ट चेंज हो गया ना। तो उनका वही बोलने का मतलब था कि एक वर्ग को बोलने के लिए पूरा एक ही जैसे आपका लिप जो है मुंह होना चाहिए। इसी वजह से हम लोग उसको यहाँ पढ़वाते हैं। मौली अच्छा। फिर वो मेरा बेटा सुन रहा था, मैं उसकी मैडम से बात कर रही थी तो बोला इतना भी नहीं पता मम्मा आपको, उसको यहाँ बोलते हैं। मौली इसीलिए तेरे को इंग्लिश मीडियम में डालना चाहती थी, यही दिक्कत है। तो समझ आया, इंग्लिश मीडियम में उसको यहाँ बोलवाते हैं भाई, लेकिन होता अंगा है। हम तो भाई जैसा बोलते हैं वैसे ही बोलेंगे, ठीक है। क्यों अंशु, तुम लोग अंगा बोलते थे कि यहाँ बोलते थे? यह बोलते थे ना, बस वही वाला बात है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की मूल संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ण, ता था द ध न, प फ ब भ म। उसके बाद यहाँ तक तो स्पर्शी हो गया ना 25, अभी तो बताई मैं। फिर आ गया आपका य र ल व, श श श ह। इसमें भी कंफ्यूजन होता है कौन सा सा पहले आएगा कौन सा सा बाद में आएगा, ठीक है। तो मेरे बेटे को बहुत कंफ्यूजन हो रहा था जब मैं उसको पढ़ा रही थी। वो बोलता है मम्मा ये वाला श पहले आएगा कि ये वाला श। तो उसके लिए मैं ट्रिक बनाई थी। वह से क्या होता है, वह से होता है वह वकील का। तो वकील क्या खाता है? वकील शक्कर खाता है बेटा। हाँ, तो वकील के बाद श शक्कर का आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इधर उससे बच जाता था। मतलब ये है कि बच्चों को जब आप पढ़ाए ना, स्मार्टली पढ़ाना था, क्योंकि दिमाग इतना खराब होता है ना, मतलब मूड ऐसा होता है कितना मारू इतना मारू इतना मारू, पर वहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है। और कुछ फनी सा ट्रिक निकालना पड़ता है, क्योंकि बच्चे फनी ट्रिक के माध्यम से ही चीजों को सीखते हैं, स्पेशली जब आपका बच्चा बहुत छोटा है। मेरा बेबी बहुत छोटा है और बहुत दुष्ट भी है, और मेरे से ज्यादा उसके अंदर गुस्सा है। मैं उसको एक बार गुस्सा करूंगी तो वो उससे ज्यादा गुस्सा करता है। रोएगा लेकिन गुस्सा करेगा। कुछ होते हैं ना बच्चे एकदम ज्यादा रोने लगते हैं लेकिन रोते रोते लड़ते हैं, वो वैसी वाला है, ठीक है। तो आपको या रा लवा शा 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 हा। फिर ई और अ को क्या कहते हैं? हे राम, ई और अ स्वर है बच्चे, हम व्यंजन की तरफ हैं अभी। मैंने बताया ना, ई छोटा ई और अ ये आपका हर्ष्व स्वर कहलाता है। अभी हम व्यंजन पहुंच चुके हैं, ठीक है। जग जाओ, 9:30 हो गया है, अभी तक सो रहे हो। नींद में पड़ी हो क्या? मैडम स्वर व्यंजन पढ़ा रहे हैं बोल करके, ठीक है। देखिए, तो ये समझ आ गया हमको। प फ ब भ म य र ल व। फिर आ गया आपका श श ह। तो ये हो गया आपका 33। हुआ क्या? यहाँ तक 25 हुआ था ना, म तक 26 27 28 29 30 31 32 33। मूल रूप से 33 होता है। क से ह तक आपका 33। समझ आ गया? अब मैडम आपने तो कुल 39 बोला था, तो इसमें और क्या ऐड होगा? तो इसमें और ऐड होगा बच्चे, देखो किधर गया ये छ, ह के बाद आपका छ त्र ज्ञ स्र, कितना हुआ
34, 35, 36, 37। तो लेकिन मैडम आपने तो 39 बोला है, फिर 39 के साथ आपका 2 शब्द और यूज होता है। कौन सा शब्द यूज होता है, कौन बताएगा? हाँ, श्र के बाद आपका ये शब्द जिसको अढ़ा बोला जाता है, और हम लोग तो इसको अढ़ी बोलते थे, अढ़ा और अढ़ी पढ़ते थे भाई। ठीक है, सरस्वती शिशु मंदिर में अढ़ा और अढ़ी पढ़ाया जाता था। ठीक, अंतर क्या होता है? कुछ बच्चे बोलेंगे तो अढ़ा है, नहीं है। अढ़ा तब होगा जब इसके नीचे बिंदु लगेगा, और ये ढ तब होगा जब इसके अंदर बिंदु लगेगा, लेकिन ये नहीं है, यहाँ पे बिंदु नहीं रहेगा, यहाँ पर भी बिंदु नहीं रहेगा, ये सिंपल ऐसे और ऐसे। हाँ, इस प्रकार से ये अड़ा और अड़ा, तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो हो गया ना 39। समझ आया? क से म तक 25 स्पर्शी व्यंजन, या र ल व श श ह, हो गया मूल रूप से 33। अब उसमें हम ऐड करेंगे छ, त्र, ज्ञ, श्र, और ये आपका ढ़, ढ़ी। ठीक है, ये हो गया टोटल 39। मैं आती हूँ 2 मिनट में।